नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर पहुंचेगी आप तक नॉन स्टॉप। बड़ी खबर आपको दे दी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नई टीम की खास बात यह है कि इसके आईटी सेल में बड़ा बदलाव हुआ है। 12 साल के बाद आईटी सेल में बदलाव हुआ है और अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के नए चीफ बनाए गए हैं। केमिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले छत्तीसगढ़ निवासी दीपक महस्के अब बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देंगे। साथ ही राजस्थान की सतीश पूनिया को नितिन नवीन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बीजेपी के नए महामंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। सतीश पूनिया बीजेपी के 8 नए महामंत्रियों में से एक हैं। तो बीजेपी आईटी सेल में बड़ा बदलाव हुआ। पिछले 12 साल से अमित मालवीय ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब दीपक महस्के को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ इंडिया टीवी पर दीपक महस्के जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, नमस्कार। दीपक जी, 12 सालों तक अमित मालवीय ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी की लाइन, पार्टी की नीति, सोशल मीडिया पर वो रख रहे थे। अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, आप इसे कैसे लीड करने वाले हैं? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने मुझे सौंपी है और निश्चित ही जो विश्वास संगठन ने किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास होगा। जल्द ही दिल्ली पहुंचूंगा। जो टीम है उनसे एक बार बातचीत होगी, नई रणनीतियों पर चर्चा होगी, नई योजनाएं बनेंगी। 22 तारीख को जैसा कि ज्ञात है कि राष्ट्रीय जो नई टीम बनी है और कुछ अन्य विषयों को लेकर एक बैठक होने वाली है। वहां पर जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके आधार पर हम सारी नई रणनीतियां तय करेंगे। दीपक जी, बीते कई दिनों से नैरेटिव वॉर हो, चाहे आंकड़ों की बात करें, विपक्ष और कांग्रेस थोड़ा आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आगे पीछे की बात नहीं होती है, इसमें बात होती है कि सही चीजें जनता तक किस तरह पहुंचाई जाए। मैंने अभी तो और भी आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। नितिन नवीन की टीम का ऐलान कल ही हुआ और विनोद तावड़े को रिपीट किया गया इस टीम में महासचिव के तौर पर, और अब उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दे दी गई है। यूपी का प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विनोद तावड़े जो इससे पहले तमाम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और अब उन्हें यूपी की जिम्मेदारी भी दी गई है। दीपक जी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी पार्टी से जुड़ी हुई चूंकि इतनी सारी खबरें सामने आ रही हैं, वो भी जनता तक पहुंचानी जरूरी है। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक चुनावी राज्य है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और वो पहले से ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। एक तरह से आप कह सकती हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे उनकी कंटिन्यूटी हुई है, उसी रूप में प्रभार भी उनके पास ही रखा गया है, जो कि उम्मीद जताई जा रही थी कि विनोद तावड़े के ऊपर ही वो जिम्मेदारी रहेगी उत्तर प्रदेश को लेकर। और ऐसे में समझा जा सकता है कि अगले साल जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य के हिसाब से बात करें बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि समझा जा सकता है कि एक मिनी कंट्री के तौर पर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है पॉलिटिकली। तो उस कंडीशन में वहां पर अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार में रहते हुए चुनाव में जा रही है और फिर से कोशिश ये रहेगी बीजेपी की वापस सत्ता में आए, तो उस लिहाज से प्रभार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और विनोद तावड़े जी को हाल में, अभी इससे पहले बिहार में वो प्रभारी थे और बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं प्रभारी के तौर पे, तो वही कंटिन्यूटी बरकरार रखी गई है और विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ साथ जगदीश पटेल जो कि राष्ट्रीय मंत्री है, उनको सह प्रभार के तौर पर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। पंजाब एक दूसरा राज्य है जो कि महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिहाज से, वहां भी चुनाव होने हैं और वहां पर सतीश पूनिया, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ तरुण चुग जो कि भले ही अभी महामंत्री नहीं है लेकिन कार्यालय के प्रभारी हैं, और उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन तीनों राज्यों के हिसाब से बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उस लिहाज से विनोद तावड़े के ऊपर बीजेपी ने एक बार फिर से ये भरोसा जताया है कि प्रभार उनके पास ही रखा है और ये उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि पार्टी संगठन में इतनी ऊर्जा फूंक सके कि अगले चुनाव में शानदार सफलता पार्टी को हासिल हो। और पार्टी की योग्यता के हिसाब से में
ऑलरेडी उनका नाम शुमार होता है, उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास था जी। और उसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए नई टीम का ऐलान हुआ और नई टीम के ऐलान के साथ ही नई नई जिम्मेदारियों का भी ऐलान हो गया है। सूबे सौंप दिए गए हैं, किसको कहां पर क्या भूमिका निभानी है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। यानी अब जल्द ही चुनावी जो प्रक्रियाएं हैं, जो चुनावी तैयारियां हैं बीजेपी की अपनी, वो धार देते हुए नजर आएंगी हमको। हाँ बिल्कुल प्राची, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब फुल फ्लेजेड पार्टी का जो चुनावी अभियान होता है वो शुरू होता नजर आएगा और सरकार के स्तर से जो ऐलान होने हैं वो किया जाएगा। संगठन कार्यक्रम, हालांकि पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन अब वो जोश ज्यादा नजर आएगा। जो नई टीम है, इस नई टीम के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि वो ऊर्जा पार्टी संगठन में फूंक सके और उस तरह के उस लिहाज से बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी हाल में आपने देखा कि बूथ अध्यक्ष की एक बैठक बीजेपी ने हर विधानसभा में की है और समझा जा सकता है कि बीजेपी का जब ये मंत्र रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो उस कंडीशन में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पार्टी बेहतर तरीके से काम कर सके और बूथ की मजबूती रहेगी, फिर पार्टी को चुनावी सफलता हासिल होगी। और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आगे ऑलरेडी लाइन अप हैं। प्राची जी, देवेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं दीपक महस्के जी, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक जी, एक एक करके बहुत सारी बड़ी खबरें आपकी पार्टी से निकल कर आ रही है। प्रभार भी आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण है, IT सेल का ये प्रभार है और नैरेटिव वॉर, जैसे मेरी सहयोगी कह रही थी कि ये सब कुछ अब सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है। एक नैरेटिव वॉर जिसमें जेनजी को भी आपको कनेक्ट करना है, युवाओं को आपको कनेक्ट करना है, आपकी पार्टी का पर्सपेक्टिव आपको सही रखना है। उसके लिए आपके दिमाग में क्या इस वक्त एक खाका है? आप क्या सोच कर चल रहे हैं? आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, विगत दिनों में जो चीजें देखने में आई हैं, कुछ विपक्षी दल कुछ गलत नैरेटिव्स चला रहे हैं और एक भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। तो पहला लक्ष्य तो रहेगा कि उस भ्रम को दूर करना। पहले से इस पे हमारी पार्टी काम कर रही है, उसको और तेज करना, कंटेंट नैरेटिव ऐसे बनाना कि ये जो भ्रम की स्थितियां बनती है वो दूर हो सके। जो एक बड़े विकास की गति से देश चल रहा है और जो बातें पूरी तौर पर नीचे तक नहीं पहुंच पा रही, उसको बिल्कुल नीचे बूथ तक पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो पहला तो ये रहेगा कि नीचे तक का जो नेटवर्क है हमारा, बिल्कुल बूथ स्तर का, उसको मजबूत करना और फिर वहां तक हमारे पॉजिटिव कंटेंट को पहुंचाना। और अगर कोई भ्रम की स्थितियां निर्मित कर रहा है तो उसको भ्रम को दूर करने के लिए वैसा सकारात्मक कंटेंट बनाकर नीचे तक भेजना, ये एक बड़ा रहेगा। योजना के विस्तृत में मैंने बताया आपको, इस पे अलग अलग राज्यों की अलग अलग तासीर होती है, उसके हिसाब से कार्यक्रम बनाए जाएंगे और हम लोग मिलकर काम करेंगे। अब देखिए, ऐसे ही मुद्दे हैं जो जेनजियों को कनेक्ट करते हैं दीपक जी, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, परीक्षा में धांधली का मुद्दा हो। इन मुद्दों पर लगातार एग्रेसिवली आप पर अटैक किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को काउंटर करने के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? मैंने कहा जो वास्तविक प्रश्न है उसके लिए हम लोग समय हमेशा उपस्थित हैं, लेकिन जो गलत बातें फैलाई जा रही, जो फेक चीजें फैलाई जा रही है, उसका तोड़ निकालकर जनता को भ्रमित ना हो, जनता भ्रमित, उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज इस वक्त ये जो लगातार बदलता हुआ हमारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें AI की कितनी दखलंदाजी है ये आप भी जानते हैं। डीप फेक कितना है ये भी आप जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी वॉर है जी। इसको भी देखेंगे। अभी मैं दिल्ली पहुंचा नहीं हूँ, अपनी टीम के साथ बैठूंगा। हमारी लीगल टीम भी है, जो भी इस तरह की चीजें हो रही है उसको रिपोर्ट किया जाएगा और कानून के अनुसार उसमें काम होगा। जी। दीपक जी, छत्तीसगढ़ में भी आपने जिम्मेदारी निभाई, सोशल मीडिया को आपने देखा, क्या एक्सपेरिमेंट आपने वहां पर किए अपनी रणनीति में जो आपने बाजी विधानसभा चुनाव की पलट दी? देखिए, एक व्यक्ति भाजपा में कभी सफल नहीं होता, पूरी टीम काम करती तब सफलता मिलती है। हमने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह मिलकर काम किया और मेरा सौभाग्य था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के प्रभारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनका मार्गदर्शन मिला था और एक रणनीतियां बनी थी और उस आधार पर काम हुआ था। लेकिन मोटे तौर पर आपसे यही कहूंगा कि चीजों को नीचे तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा दायित्व काम रहता है, उसका प्लेटफॉर्म की तैयारी करना, उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम करने वाले हैं। अच्छा दीपक जी, आप IT सेल के नए बॉस हैं, ये जानकारी आपको कैसे मिली? किसका फोन आया था आपके पास? क्या कोई इंडिकेशन इससे पहले से था? मीनाक्षी जी, हम लोग की पार्टी में बॉस तो कुछ होता नहीं है, दायित्व मिलते हैं और हम लोग अलग अलग समय पे काम करते हैं और राष्ट्रीय संगठन तय करता है और हमें इस तरह की कोई जानकारी पहले नहीं थी। ये जब लिस्ट जारी हुई तब हमें जानकारी मिली।
लिस्ट आने के बाद क्या फोन पर आपकी किसी बड़े नेता से बातचीत हुई दीपक जी, और कोई ब्रीफिंग आपको मिली? निश्चित हमको फिर सूचना मिली कि दिल्ली में इकट्ठा होकर एक बार बात करना है, जो सभी को गई सूचना यहाँ से। ये जो प्लेटफॉर्म है ना दीपक जी, हम जानते हैं जितने इसके फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। और ये हमने देखा कि ये जो सोशल मीडिया का सर्ज और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने से पहले से जो शुरू हुआ और उसके बाद अब तक में ये बहुत सारे अलग अलग पड़ाव से होकर गुजर चुका है, तो लगातार इस पर मंथन तो आप भी कर रहे होंगे। आपकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए थोड़ा आपको और हमारे साथ जानकारी साझा करनी होगी, तब हम समझ पाएंगे कि आपकी अप्रोच क्या है। आपने कैसे सोशल मीडिया को बदलते हुए देखा? देखिए, मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ। जब फेसबुक भी नया नया था, ट्विटर में तो लोग एक्टिव थे ही नहीं, और खासकर पॉलिटिकली बहुत कम लोग इन सब चीजों में एक्टिव होते थे, और पॉलिटिकली इन चीजों का दखल लगातार बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसमें आगे रही। आज भी भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी नीचे स्तर तक में सोशल मीडिया में काफी एक्टिविटी है। समय के साथ नई नई चीजें आती है, नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, और प्रशिक्षण में सोशल मीडिया का विषय एक बड़ा रहता है भारतीय जनता पार्टी में, और नीचे तक सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। मुझे लगता है उसका लाभ भी पार्टी को मिलता है। जी मीनाक्षी जी। पर जिस तरीके से जेंजी जुड़े रहते हैं और जेंजियों को अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनको संबोधित किया जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी? जेंजियों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते। जेंजी को अगर कोई भ्रमित कर रहा है तो उन तक सही बातें पहुंचेगी, और उसके लिए हम लोग विशेष रूप से खास ध्यान देंगे हम लोग कि जेंजियों तक सही बात चीजें पहुंचे, और गलत नैरेटिव जो पहुंचाया जा रहा है उसको रोकना भी है, और सही बातें उन तक पहुंचाना पड़ेगा। ये मैंने ब्रॉड स्तर पे बताया। अब ये कैसे होगा, ये क्या होगा, किस तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे, इसकी विस्तृत कार्य योजना बनेगी। उस पर हम लोग काम चल भी रहा है, और बड़े स्तर पे और काम चालू करेंगे। दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। और देवेंद्र, आप तो बीजेपी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति, कार्यप्रणाली, सिलेक्शन प्रोसेस वो कैसे होता है इसे आप समझ रहे हैं। दीपक जी को लेकर अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फोन कनेक्ट नहीं है। दीपक जी, मैं जो शायद देवेंद्र के मन में सवाल होगा वो मैं आपके तक पहुंचा देती हूं। कई बार किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी बहुत बड़ी हो जाती है, और जब व्यक्ति की आइडेंटिटी बड़ी हो जाती है तब उसके बाद छीटाकशी भी ज्यादा हो जाती है। तो एक जो बड़ा चैलेंज किसी भी सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले व्यक्ति के सामने ये होता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी पार्टी की आइडेंटिटी को ओवरशैडो ना करे। ये एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने। जी, आपका प्रश्न ये मेरे लिए है कि सामान्य तौर पे आपका? ये सामान्य तौर पर है और आपके लिए भी है। इतनी बड़ी पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल आप हेड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, मीटिंग अब आप करेंगे, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो पार्टी की आइडेंटिटी को ओवरशैडो करने लगे। इसे कैसे कॉम्बैट करेंगे, कैसे लड़ेंगे इससे? जी, ऐसा होता नहीं है कमोबेश। हमारे लिए पार्टी हमेशा प्रमुख रहती है, और पार्टी को आगे रख के ही हम लोग काम करते हैं। तो किसी भी स्थिति में आप आने वाले समय में आपसे और भी संपर्क रहेगा, मेरी वर्किंग भी आप देखेंगे, तो उसमें ये ओवरशैडो होने की बात तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं दिखती। हमारे सभी कार्यकर्ता सबसे पहले पार्टी को आगे रखते हैं। दीपक जी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां अपने अपने मकसद, अपने अपने मायने साधने की कोशिश की जाती है, अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, और ये परखना कि क्या सच है क्या झूठ है कभी कभी मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए। इस दिशा में आप कैसे कदम उठाएंगे? मैंने कहा ना, ये एक युद्ध है, और लगातार टेलीफोन पे, मोबाइल पे, अलग अलग ऐप्स में हमारे युवा भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, और काफी समय सोशल मीडिया में बिता रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां चल क्या रहा है। तो निश्चित रूप से जो चल रहा है उसकी जानकारी ली जाएगी, उस अगर फेक चीजें हैं तो उसको काउंटर किया जाएगा, और सही नैरेटिव उसी माध्यम से पहुंचाया जाएगा। क्योंकि युवाओं के हाथ में लगातार सोशल मीडिया का डिवाइस फोन है, और वो लगातार देख रहे हैं। तो फेक कंटेंट का जवाब देना है, सही चीजें पहुंचानी है, और पार्टी का जो नैरेटिव है, जो विकास के, जो सरकार के काम है, माननीय मोदी जी ने जो इतना अच्छा विकास पूरे देश भर में किया है, वो लोगों तक पहुंचे। ये हमारा प्रयास रहेगा।
आपने क्योंकि बहुत ही क्लोजली छत्तीसगढ़ में ही नितिन नवीन जी के साथ भी मिलकर काम किया है, हम उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये तारतम्य आप लोगों का छत्तीसगढ़ में कैसा रहा था और उनका काम करने का तौर तरीका, आपके काम करने का तौर तरीकों में हम थोड़ा आप लोगों की इस इक्वेशन को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सरल सा इक्वेशन होता है हम लोग का। माननीय नितिन जी बहुत मेहनती व्यक्तित्व हैं। जितना हमने उनको प्रभारी के रूप में देखा है, वो लंबे समय तक हर कार्यकर्ता के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, एक एक रणनीति की बात करते हैं, हमारे विचार सुनते हैं, हमारी कमियां अगर कुछ है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो उनके साथ काम करने का बड़ा अनुभव रहा है मेरे लिए। और मैंने कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो तारतम्य बहुत अच्छा है। पहले क्या छत्तीसगढ़ में भी था और यहाँ पर भी निश्चित रूप से उनसे समय मिलता रहेगा और हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें दीपक जी हमारे साथ, नितिन नवीन जी के साथ आपके काम करने का एक्सपीरियंस, कोई बात, कोई किस्सा, कोई उनकी सीख जो आप अभी भी याद कर रहे हो? नितिन जी का काम करने का समय कभी खत्म नहीं होता। पहली बात तो ये है कि वो चाहे कितनी देर हो जाए, लेकिन संगठन संबंधी जो भी काम है उतने ही उत्साह से देर रात तक काम करते हैं। और सवेरे अगर आप जाएंगे उनके पास तो सबसे पहले वो हमको तैयार मिलते थे। ये बात मैं कहना चाहूंगा जो मैंने उनसे सीखा भी। और सभी कार्यकर्ता बड़े उनको याद करते हैं। एक नई पारिपाटी उन्होंने यहाँ पर बनाई है हम लोग के लिए। दीपक जी, एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयां। एक पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को आप हेड करने जा रहे हैं। सही पर्सपेक्टिव आए, हम भी देखते हैं और हमारा अनुभव कैसा रहता है पार्टी के इस कार्य प्रणाली को लेकर। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची, अगर आपका कोई सवाल है तो। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे सवालों का जवाब दीपक जी आपने दे दिया। अब यही देखना होगा आपकी क्या रणनीति रहेगी सोशल मीडिया पर, जो नैरेटिव वॉर है उसमें आप क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अब एक जो अभी की बड़ी खबर है वो हम दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े की जिम्मेदारी एक बार फिर से उन्हीं के कांधों पर। और वही पंजाब के लिए सतीश पूनिया राजस्थान से ये आते हैं। इन्हें अब पंजाब चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर आई है। तो यूपी चुनाव में जिम्मेदारी विनोद तावड़े को, तो वहीं पंजाब में जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल जो है वो सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब के प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। ये कुछ नाम एक बार फिर से नई खबर आपके सामने। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब को लेकर लिस्ट सामने आई है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े जो कि पार्टी में पहले ही अपनी लीडरशिप को प्रूफ कर चुके हैं, अपनी नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता को वो प्रूफ कर चुके हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी एक बार दोबारा दी गई है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। सतीश पूनिया जो कि राजस्थान से आते हैं, उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पंजाब जो कि एक चुनावी राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल और चैलेंजिंग राज्य भी है। पश्चिम बंगाल जीत के बाद एक मात्र जो बॉर्डर स्टेट इस वक्त रह गया है पंजाब का, जहां पर बड़ी सारी समस्याएं हैं। एक तो पार्टी का अपना संगठन वहां पर बहुत बड़ा नहीं है। अकाली दल के साथ उनका अभी तक का चुनावी इतिहास रहा है और छोटे भाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहां पर लड़ती रही है। सतीश पूनिया के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी ये हो सकती है कि पार्टी का संगठन और कैसे मजबूत करें, चुनाव में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि वहां पर टक्कर देने के लिए सामने आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। मुकाबला त्रिकोणीय है। देखिए, इस बात का जिक्र कर लेना चाहिए कि विनोद तावड़े बिहार चुनाव में भी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी रणनीति किस कदर कामयाब रही वो तो आपने बिहार में आए नतीजों को देखकर समझा। और अब उत्तर प्रदेश में भी यही जिम्मेदारी विनोद तावड़े के पास है। उत्तर प्रदेश में रणनीति बनानी है, विधानसभा के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ जीत को सुनिश्चित करना विनोद तावड़े के ऊपर जिम्मेदारी है। तो वहीं सतीश पूनिया जो अभी तक राजस्थान की राजनीति में आपने देखा, हरियाणा के प्रभारी जब वो रहे तो हरियाणा में चुनाव कैसे जीता भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा। अब सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी दी गई है और ये नई जिम्मेदारी है पंजाब की। अभी तक पंजाब बीजेपी के लिए ड्राई स्टेट के तौर पर रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि पंजाब में जो सत्ता का सूखा है उसको खत्म किया जाए और जो कमाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में करके दिखाया है, कुछ वैसा ही कमाल पंजाब में भी करके दिखाएं। और देखिए, सतीश पूनिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। सतीश जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको आपके इस पदभार के लिए। जी बहुत धन्यवाद। सतीश पुनिया जी, धन्यवाद। सवाल आपसे ये है कि एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, पंजाब स्टेट में कार्यभार आपको संभालना है, आप प्रभारी बनाए गए हैं। इससे पहले राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष थे तो राजस्थान का चुनाव जीता, हरियाणा में प्रभारी बनाए गए तो हरियाणा में आप जीते, यूपी की 60 सीटों की जिम्मेदारी आपको दी गई तो वो 60 सीटें आप जीते, बिहार में जो सीटें आपको दी गई वो भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अब किस उम्मीद से आप पंजाब में रणनीति बना रहे हैं? देखिए, पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी दरअसल मिथक तोड़ने का काम करती है। जो धारणा कभी हरियाणा के बारे में होती थी, जो धारणा पश्चिम बंगाल के बारे में थी, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर भी और चुनाव की मैकेनिज्म के तौर पर उसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है कि दूसरी पार्टी उसके आजू बाजू भी नहीं है। चुनौतियां निश्चित रूप से होती हैं, क्योंकि जब नया प्रदेश होता है तो उससे पहले हम लोग बिल्कुल गठबंधन में लड़ते रहे और हमारी संगठनात्मक तौर पर उतनी जमीन वहाँ फर्टाइल रही नहीं, तो पार्टी का संगठन थोड़ा और दुरुस्त हो। पिछले कई समय से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे धरातल पर अच्छे तरीके से पार्टी के विचार को, मुद्दों को पहुंचाया है। दूसरी, मुझे लगता है कि राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर थोड़ा अभी मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि हरियाणा में लंबे समय तक रहा, राजस्थान का और पंजाब का बॉर्डर लगता है, लगभग आधी कॉन्स्टिट्यूंसी 117 में से हरियाणा और राजस्थान मिला लें तो पंजाब को हम लगभग आधी कॉन्स्टिट्यूंसी पे अफेक्ट करते हैं। तो मिला जुला सा काम, एक पड़ोसी के नाते भी, राजनीतिक मिजाज को भी हम लोग उसको समझते हैं। कोशिश रहेगी कि पार्टी ने महामंत्री के नाते भी और पंजाब के प्रभारी के नाते जो मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को कामयाब करूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। इस वक्त पंजाब में सतीश जी, बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो ये कि आप बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, वहां पर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी को आप चौथे नंबर से पहले नंबर पर कैसे लाएंगे? देखिए, त्रिपुरा को याद करिए आप कि वहाँ बरसों बरस से, लगभग 20 से भी ज़्यादा वर्षों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और हम लोग जीरो थे जिस समय हमारी सरकार आई थी। तो मैंने जो कहा कि हम मिथक तोड़ने का भी काम करते हैं और जो आज चुनाव के तौर पर जो मैकेनिज्म हमारे पास में है, जो संगठनात्मक ताकत हमारे पास में है, जो एक अच्छे कार्यकर्ताओं की फौज है, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे। सतीश जी, आपने कहा कि अभी पंजाब को आप देख रहे हैं, पंजाब की रणनीति के बारे में आप समझ रहे हैं। पंजाब हमेशा से एक टफ स्टेट के तौर पर देखा गया है, लेकिन बीजेपी मिथक तोड़ती है और आपका अपना रिकॉर्ड ये कहता है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां पार्टी को कामयाबी मिलती है। अभी तक पंजाब के बारे में आप क्या समझ पाए हैं? क्या मेन चैलेंजेस आप पंजाब में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी का जिस तरीके से वहाँ एक तरीके से एक तूफान था, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो धारणा दिल्ली की प्रजा की थी और वो जल्दी टूटी, उसी तर्ज पर आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अंडर करंट है। एक इस तरीके का लोगों का जो एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रबलता है कि लोग बाग विकल्प की तलाश में है। मुझे लगता है कि बेशक सर्वे, आंकड़े, चर्चा, उसमें लोग आम आदमी पार्टी को एज देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बड़ी अंडर करंट होती हैं उनका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। दिल्ली को याद करिए, लोग कहते थे कि इतने वर्षों की इसको शासन को तोड़ना, उस मिथक को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब दिल्ली के परिणाम आए तो लोगों को बेशक ताज्जुब हुआ होगा, लेकिन हमारे जो रणनीतिकार थे वो कॉन्फिडेंट थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अंडरकरंट है, एंटी इनकम्बेंसी है, नशे के कारण, कानून व्यवस्था के कारण और जो वायदे किए उसके कारण पंजाब की जनता एक अच्छे विकल्प की तलाश में है। मैं समझता हूं कि जैसा विकल्प हमने हरियाणा में दिया, पंजाब में भी उतना ही मजबूत एक विकल्प हम पंजाब की जनता को देंगे। केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पंजाब की भलाई और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी के मिजाज को पंजाब की जनता निश्चित रूप से समझेगी। जो मैंने कहा है कि चुनौती है, लेकिन चुनौती तोड़ना, धारणा तोड़ना, ये बीजेपी की फितरत रही है, इसलिए
कुछ संगठनात्मक दुरुस्ती तब करनी तो है और एक कुछ धारणा चीजें पर जो आप जमीनी तौर पर धारणा राजनीतिक को लेकर ही मुद्दे हैं, मेरा उस पर आपसे थोड़ी सवाल है मुखर लानी सतीश जी। सवाल ये है कि हम जानते हैं कि पंजाब की जो मेजर आबादी है, 60% से ज्यादा की आबादी वो सिख कम्युनिटी की आबादी है, और भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा का जो एक टैग रहा है वो हिंदू पार्टी होने का टैग रहा है। तो क्या इस धारणा को आप पंजाब में तोड़ पाएंगे? देखिए, पंजाब वो धरती है, सिख गुरुओं की धरती है, जिन्होंने आध्यात्मिक और एक ऐसी चेतना जागृत की, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जंगे आज़ादी में कितनी शहादतें हुई। वही धरती है जो अन्नपूर्णा कहलाती है, वही धरती है जो अच्छे खिलाड़ी देती है, वही धरती है जो अच्छे सैनिक देती है। उस धरती के प्रति भारतीय जनता पार्टी का अनुराग है, जातियों के इतर भी है। हम सभी जाति पंथ को साथ लेकर भारत की मजबूती के लिए काम करना चाह रहे हैं। उसमें पंजाब खुशहाल रहे, पंजाब में सुख शांति रहे, पंजाब में अमन चैन रहे, पंजाब में भाईचारा रहे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम इसको अच्छे तरीके से कामयाब करें। कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ लेके चलें। जी सतीश जी, नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, कल आपके नाम का ऐलान होता है, आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाता है। कैसे आपको जानकारी मिली, किसका फोन आया, किसने आपको ब्रीफ किया और क्या टास्क आपको सौंपे गए हैं पंजाब के साथ साथ? नहीं, फोन तो नहीं आया, जानकारी तो मीडिया, सोशल मीडिया से ही मिली। फिर बाद में साथ के जो सब लोग थे उन्होंने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं तो बहुत छोटे से गांव में एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू किया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, शुभचिंतकों के लिए एक पार्टी का एक भरोसा है जो सम्मान पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ, हम क्योंकि पंजाब की बात कर रहे हैं और चुनावी राज्य है सतीश जी। जैसे एक हिंदू पार्टी के टैग की हमने बात की, एक और चैलेंज जो पंजाब में है वो जाट सिख वोट बैंक का भी है। वहां तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच उतनी बड़ी नहीं है जितनी कांग्रेस पार्टी की, या यूं कहें अभी जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी की है। इस पर आप क्या मंथन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी यदि जनसंघ से लेकर पार्टी की अनंत यात्रा को देखेंगे तो उसमें एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी कि कोई समय था जब हमारा राजनीतिक नक्शे पर बहुत कम उपस्थिति थी। 3% वोट देश में मिलते थे 52 में, और 3 ही सीटें मिली थी, और 19 में 303 सीटें हम लोगों की आई। यानी इस यात्रा में पार्टी एक बात कहती है कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, यानी हर जगह जाएंगे, हर को साथ लेंगे। इसलिए लोग जातियों से आकलन जरूर करते हैं, पर बीजेपी मुझे लगता है कि एक इस विचारों का ऐसा समुद्र है जिसमें सब लोग समाहित होते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं जातियों के इतर भी सबको साथ लेना राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र और पार्टी के विचार के लिए एक उपलब्धि भी है। कोशिश रहेगी कि हम जो राजनीतिक समीकरण कागज पर और धरातल पर दिखते हैं उसके इतर कुछ कर पाए। इसमें किसानों का भरोसा भी शामिल है पूनिया जी? निश्चित रूप से देखिए, एक कई बार केवल एक पक्ष को बहुत ज्यादा कहा जाता है, प्रचारित किया जाता है, लेकिन वाजपेयी युग से लेकर जब किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर पीएम किसान तक जब मोदी सरकार में आते हैं तो मुझे लगता है कि किसानों के बीच में भी पार्टी का एक बड़ा भरोसा जुड़ा है, और उसमें सभी वर्ग के, सभी तबके के लोग उसमें शामिल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे विचारों के जो विपरीत लोग हैं वो हमारे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत साफ है कि हम किसानों के हक के लिए काम करते हैं और करेंगे। सतीश जी, चाहे राजस्थान में आपकी रणनीति हो, हरियाणा में आपकी रणनीति हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, वो सफल रही। वहां ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट्स आपने किए जो आप पंजाब में भी करना चाहेंगे और पंजाब में भी बीजेपी को सफलता दिलाना चाहेंगे जो अभी तक बीजेपी को नहीं मिली? पंजाब की रणनीति का खुलासा अभी चैनल पे तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर दिखता है जो मैंने शुरू में कहा था, यदि मेरे शब्दों पे गौर करेंगे। इलेक्शन आजकल इंजीनियरिंग है, इलेक्शन मैकेनिज्म है जो बीजेपी को बखूबी आती है। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी
सबसे पहली तो हमारे अपने संगठन की ताकत थी, दूसरा विचार से जो वैचारिक रूप से लोग जुड़े थे, तीसरा स्ट्रेटेजी के तौर पर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं, प्रदेश की अलग रणनीति होती है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर एक प्रबंधन का, प्रचार का, ये सारी ही चीज़ें फैक्टर काम करता है और बीजेपी इसको अच्छे से करती है। पंजाब में और अच्छे प्रभावी तरीके से करेंगे, क्योंकि हरियाणा में जो सीखा उससे ज़्यादा दिल्ली में किया, दिल्ली से जो सीखा वो बिहार में और अच्छे से किया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उत्तरोत्तर इलेक्शन की मैकेनिज्म को भी ग्रूम करती है। सतीश जी, एक चैलेंज जो गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था नक्सलवाद को खत्म करने का, वो उन्होंने करके दिखाया। टेररिज्म पर नकेल कसने का वो भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या वहां का ड्रग सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट पर भी आप लोगों ने मिलकर नकेल कसनी है। तो जब आपको संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब में इस ड्रग्स पर नकेल कसने का आपका रोड मैप, अब मैं जानती हूं आप उसका खुलासा तो नहीं करेंगे यहां पर, लेकिन बेशक ये मुद्दा भी आपके जहन में होगा। हाँ, निश्चित रूप से पंजाब में जो मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में अराजकता, कानून व्यवस्था, नशा, ये तमाम चीज़ें थी। प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है, ये सारी चीज़ें थी जो शामिल होती हैं। लेकिन हमने जो मैंने कहा कि हमने चुनौतियों को भी ठीक किया है। लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, लोग कहते 370 खत्म होगी तो देश अलग हो जाएगा, एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसी तर्ज पर अलग अलग जो चुनौतियां थी उसको ठीक किया है। तो पंजाब की हम लोगों ने ये भरोसा दिया है, आने वाले समय में हमारे केंद्रीय नेतृत्व और अच्छे से खुलासा करेगा, लेकिन पंजाब की जनता को हम लोग भरोसा निश्चित रूप से दे सकते हैं कि एक नशा मुक्त और एक अच्छा शांति और अमन के साथ काम करने वाला पंजाब, जो पंजाब की पुरानी रौनक थी, पंजाब की जो पुरानी ताकत थी, पंजाब की जो पुरानी पहचान थी, वो निश्चित रूप से लौटेगी और पंजाब एक बार फिर से देश का सिरमौर बनेगा। सतीश जी, ये तो बात रही पंजाब की। अब आप नितिन नवीन जी के साथ काम करने जा रहे हैं, नए अध्यक्ष के साथ काम करने जा रहे हैं, नए अध्यक्ष की नई टीम का आप हिस्सा हैं, पंजाब की जिम्मेदारी आपको दी गई है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूं, नए अध्यक्ष और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा और कैसे अनुभव आपके नितिन नवीन जी के साथ अभी तक रहे हैं? देखिए, मैं कल टीम की घोषणा के बाद और इंटरनेट से लेके तमाम चैनल भी, अखबार भी, काफ़ी अलग अलग ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे देखा लोगों की प्रतिक्रियाएं। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन टीम नहीं हो सकती थी, जिसमें ऊर्जा का भी और अनुभव का भी संगम है और हर तरीके के लोग हैं। मतलब अपेक्षाकृत 55 साल औसत आयु है और लोगों की क्वालिफिकेशन से लेके कमिटमेंट तक इतना नायाब है कि एक नितिन नवीन जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत संतुलित और पार्टी के लिए भविष्य की एक दूरगामी टीम उन्होंने बनाई है। तो निश्चित रूप से जो टीम नितिन नवीन है, ये रणनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और संगठनात्मक तौर पर भी अच्छा काम करेगी। पंजाब में आप भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, चरणजीत चन्नी को देखते हैं, या फिर आप आम आदमी पार्टी भगवंत मान को देखते हैं? देखिए, आम आदमी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है पंजाब के लिए। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा विग्रह का शिकार है। मैं समझता हूं कि लोग हमें बेशक अंडर एस्टिमेट करते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से सत्ता में आए। सतीश जी, एक बड़ा चैलेंज रहेगा जो नैरेटिव आजकल गढ़े जाते हैं, जिन नैरेटिव्स पर आजकल चर्चा की जाती है, और इन सब में आगे है जेनजी को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। आपने कहा अनुभव और युवा को मिलाकर ये टीम बनाई गई है, तो आपका अनुभव कितना काम आएगा इन युवाओं को समझाने में, जेनजीज को समझाने में? देखिए, जैन जी तो ये शब्द अभी गढ़ा गया है, और जैन जी, सरदार भगत सिंह भी जैन जी थे उस समय के, रामप्रसाद बिस्मिल थे, खुदीराम बोस थे, किसी ज़माने में सचिन तेंदुलकर भी जैन जी थे, जब गाना शुरू किया लता मंगेशकर भी जैन जी थी। तो जो पुरानी जनरेशन रही है, उसने खेलों के मैदान से लेके, सामाजिक से लेके, राजनीतिक तौर पर युवा अवस्था में भारत के लिए उन्होंने एक ताकत का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो सारी जैन जी थी। आज जो सीमा पर कोई जवान लड़ता है, वो एक जैन जी का प्रतीक है।
तो मुझे लगता है कि जो देशभक्त नौजवान है वो भारतीय जनता पार्टी की विचार की एक बड़ी ताकत है। कोशिश करेंगे कि अच्छी संख्या में लोगों को विचारों से जोड़ें और उनको सकारात्मक रूप से उनकी ऊर्जा को काम मिले। सतीश जी, एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और देखते हैं पंजाब में आपका संगठन कैसे काम करता है, आपके नेतृत्व में कैसी ताकत अर्जित करता है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दारोगा को जान से मारने की कोशिश की गई है। मामला लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके का है, जहां अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों से मारपीट की, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस टीम को घेरकर लाठी डंडों, लोहे की रॉड से हमला किया। हमले के दौरान एक सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर मारने की कोशिश भी हुई। बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद एक महिला ने लोहे की भारी जंजीर से दरोगा के सिर पर वार कर दिया। अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम और पुलिस पर हुए जानलेवा हमले का मामला नगर निगम से मिली तहरीर पर पुलिस 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज अब कर चुकी है और ये मामला बुद्धेश्वर इलाके का है। आप देखिए इस तस्वीर में कैसे ये महिला हाथ में जंजीर लेकर दरोगा पर हमला कर रही है और जानलेवा हमला किया गया है। लोहे की इस जंजीर से कैसे दरोगा का गला दबाया गया है। पुलिस कर्मियों के साथ ये मारपीट की गई है और अब कई गंभीर धाराओं में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया। घटना में पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों के घायल होने की खबर भी आई है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने मौके से एक लोहे की जंजीर बरामद की है। साक्ष्य के रूप में उसे सुरक्षित किया गया है। मामले में 14 नामजद और करीब 10 से 12 ज्ञात पुरुषों समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। पारा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पारा थाना क्षेत्र स्थित बादलखेड़ा बुद्धेश्वर इलाके का पूरा मामला है। इन तस्वीरों में आप देखिए एक पुलिसकर्मी जिसके साथ ही महिला उलझ रही है, हाथ में लोहे की जंजीर है और उसी से गला दबाने की कोशिश की गई है और एक पुलिसकर्मी को नीचे एक शख्स दबोचे बैठा है जिसे बार बार छुड़ाने की कोशिश वीडियो बना रहा जो पुलिसकर्मी है वो कर रहा है। दरोगा पर ये जानलेवा हमला किया गया है और अब वीडियो में दिख रहे इन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी और इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। घटना के बाद से सभी हमलावर फिलहाल फरार हैं। यह अवैध डेयरी का मामला है जिसको हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। इधर मेरठ से भी एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां एक मस्जिद में जैश ए मोहम्मद का आतंकी छिपा बैठा था। बड़ी खबर आपको दे दें मेरठ से। मेरठ के जैश ए मोहम्मद का आतंकी यहां से मेरठ से गिरफ्तार हुआ है और एटीएस ने आतंकी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। मसूद अजहर को आका मानने वाला जफर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है। वो आतंकी संगठन जैश के लिए चंदा इकट्ठा करता था और उसने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को फंड भी भेजा था। 24 साल का जफर फेसबुक पर मसूद अजहर की नफरती और जिहादी तकरीरें भी शेयर करता था। नकाब लगाकर जफर जिहाद और खिलाफत की बातें भी फैलाकर युवाओं को भड़काता था। यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मेरठ में लगी है। 24 साल के आतंकी मोहम्मद जफर को दबोचा गया। जैश ए मोहम्मद से उसका लिंक भी है। जिहाद और खिलाफत उसका मकसद था। वो जैश के सरगना मसूद अजहर को अपना आका मानता है। चंदा इकट्ठा कर उसने पाकिस्तान भी भेजा था। चेहरा कवर कर वो सोशल मीडिया के जरिए जिहादी तकरीरें भी दिया करता था। मदरसे में तालीम ले चुका जफर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है। आपको बताते हैं कि जफर कितना कट्टर है। वो आतंकी मसूद अजहर को अपना बॉस मानता है, उसके प्रेरणा स्रोत मानता है उसे। यूपी एटीएस की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक वो बेहद खतरनाक मंसूबे पाले बैठा था। जरा समझिए कि वो क्या कर रहा था। वो मसूद अजहर से प्रभावित है, जैश के जिहादी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। युवाओं को उकसाने का जुनून पाले बैठा था। उसने जैश को चंदा इकट्ठा कर पैसे भी पाकिस्तान भेजे। मसूद की नफरती तकरीरें भी वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करता था। फेसबुक के जरिए वो मिशन जिहाद में जुटा हुआ था। मुजाहिद बनने का ख्वाब पाले बैठा था। उसकी तालीम मदरसे से हुई है। वो बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है।
जफर कितना कट्टर है उसके बारे में पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। मसूद अजहर से ये बहुत ज्यादा प्रभावित था और युवाओं को लगातार उकसाने का काम कर रहा था। मसूद की तकरीरें तक शेयर करने का ये काम कर रहा था। जैश के जिहादी ग्रुप से ये मोहम्मद जफर जुड़ा हुआ था। हमारे सहयोगी रुचि इस पर और ज्यादा जानकारी देंगी। मेरठ से ये जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, एटीएस ने जो एक्शन लिया है, इस बारे में और क्या क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, एटीएस का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से ये पता चल रहा था कि ये इस तरह की एक्टिविटी में जफर शामिल है और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उससे जुड़ा हुआ था और जो जिहादी साहित्य था, वीडियोस था, वो शेयर कर रहा था। तो अब एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया और एटीएस का कहना है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ और लोग भी हैं और कौन लोग हैं ये पता करने की एटीएस कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इसका इरादा था वो ये था कि कोई आतंकी घटना यहाँ पर प्लान कराने का, कि आका थे पाकिस्तान में और वहाँ से यहाँ कोई घटना प्लान करानी थी। तो अब ये किससे जुड़ा था और कौन कौन लोग थे जो इसके साथ यहाँ पर देश में शामिल थे इस पूरे रैकेट में, ये एटीएस पता करने की कोशिश कर रही है। पकड़ा है, इससे पूछताछ होगी और उसके बाद और चीज़ें सामने आएंगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। और मिलावटखोरी का जाल शहर शहर फैला है। कहीं नकली दूध, कहीं जानलेवा पनीर, तो कहीं केमिकल वाला घी, तो कहीं दवाइयों के नाम पर नशे का कारोबार। पुलिस, एंटी नारकोटिक्स और फूड डिपार्टमेंट की रेड में मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मिलावटखोरों पर एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। यूपी से लेकर राजस्थान, गुजरात तक एक्शन हो रहा है। मथुरा में 500 किलो नकली पनीर और 2000 लीटर नकली दूध बरामद किया गया है। तो वहीं गुजरात के सूरत में नकली घी की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने दबिश दी है। उधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में 17 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। मिलावटखोर लोगों की जान लेने पर आमदा हैं। अब मथुरा की खबर भी आप देखिए, जहां डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल दूध और पनीर में मिलाया जा रहा था। उधर सूरत से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां 6000 लीटर नकली घी जब्त किया गया। इसकी कीमत 35 रुपए से ज्यादा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तो हद ही हो गई, यहां 17 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा से पहली तस्वीर जहां पर नकली दूध की बरामदगी हुई है। नकली दूध से बना हुआ पनीर जिसे नष्ट किया गया। दूसरी तस्वीर आप सूरत गुजरात से देख रहे हैं। यहां पर भी सब कुछ मिलावटी काम चल रहा है और हनुमानगढ़ में तो नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। सोचिए जरा, जो दवाई जीवनदायिनी हो सकती है, वही नशीली दवाई अगर हो, इसका सेवन लोग करें तो फिर उनके सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब खबर मानसूनी बारिश की। देश के कई राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। पहाड़ी राज्यों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश को देखते हुए बहराइच और रायबरेली में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में भी तेज बारिश हो रही है। आसनसोल, हल्दिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं ओडिशा के 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे वहां रहने वाले 10 लाख लोगों पर असर पड़ा है। मैदान से पहाड़ तक कैसे कुदरत का तांडव। ऋषिकेश में उफान, लहरों में अटक गई सांस। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, डरा रहा सैलाब। कोलकाता, आसनसोल, हल्दिया, पानी ने बोला धावा।
केंद्रापाड़ा, मयूरभंज, भद्रक मौसम बड़ा बेरहम। गलियों में नाव, घरों में पानी, बेकाबू बाढ़ की कहानी। सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां कल से तेज बारिश हो रही है। ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं। बीन नदी में अचानक एक जीप पलट गई। लहरों की धार इतनी तेज थी कि कार सवार शख्स बीच में ही फंस गया। कार सवार को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन मंजर कैसा था वो आप देखिए। कितनी तेज लहरें हैं पानी की, पानी कितनी ताकत के साथ, कितनी फोर्स के साथ बह रहा है, और ऐसे में बीचों बीच फंसे ये गाड़ी सवार बड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और की जो टीम है उसने इन दोनों शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। हरिद्वार के साथ ही देहरादून से भी कुछ हैरान करने वाली तस्वीर आई है। ट्रैकिंग के लिए गए यूपीईएस के 6 छात्र जंगल में फंस गए। भारी बारिश की वजह से स्वारना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो लहरों के बीच ही फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आई। करीब 6 किलोमीटर तक पैदल ट्रैकिंग कर सभी छात्रों को फिर रेस्क्यू किया गया। फिलहाल छात्रों के हालात सामान्य बताई जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने बारिश के मौसम को देखते हुए पर्यटकों को सलाह दी है, छात्रों को भी सलाह दी है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाएं। पानी का तेज बहाव नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ा सकता है। अब देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर भी आप देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बहाव के चलते माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर और संतोषी माता मंदिर के साथ ही आर्मी क्षेत्र को पीछे से जोड़ने वाला मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। तमसा नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी के आसपास न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में बारिश ज्यादा हो रही है। आज प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून के सभी सरकारी और गैर सरकारी के साथ ही निजी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की है। लगातार बारिश के चलते गंगा, सरयू, गोमती समेत 8 नदियों का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर चुका है। लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में 91 सड़कें यातायात के लिए बंद है। भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, चट्टान गिरने, नदियों नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जल भराव की आशंका भी जताई गई है। तो मैदान हो या पहाड़, इस वक्त सैलाबी तांडव से सभी लोग जूझ रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो इस वक्त ओडिशा की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ राजधानी शिमला में जमकर मानसूनी बारिश हो रही है, और मानसूनी बारिश कैसे आफती बारिश बन जाती है वो पहाड़ों से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर मैदानी इलाके, लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। जम्मू डिवीजन में आज शाम से अगले 36 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना यह है कि इस दौरान ज्यादातर हिस्सों में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शोपिया को छोड़कर कश्मीर के सभी जिलों में इस महीने सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। उड़ीसा में किस तरीके से बारिश हो रही है वो तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चूंकि पहाड़ी राज्यों के साथ ही मैदानी राज्यों में भी हाहाकार मचा हुआ है। उड़ीसा के 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा असर जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा और क्यूझर में दिख रहा है। इन जिलों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोग मुसीबत में हैं। लगातार बारिश के कारण उत्तरी ओडिशा की प्रमुख नदियां बैतरणी, ब्राह्मणी, बुधाबलंग और जलका खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आईएमडी ने मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है।
आइए आपको भद्रक की तस्वीरें दिखाती हूँ, जहां बाढ़ में सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। भद्रक नदी इस वक्त उफान पर है। कई हिस्से जो निचले इलाके में आते हैं वहां पर बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच चुका है। कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। अभी तक जो बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें आ रही थी वो ज्यादातर असम से आ रही थी, लेकिन अब ओडिशा की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भद्रक के साथ ही बाढ़ प्रभावित जाजपुर जिले का भी दौरा किया। लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित कई उत्तरी जिलों में हालात और बिगड़ गए हैं। 2,37,000 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा में जून से अब तक सामान्य से 28% अधिक बारिश हो चुकी है। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और साथ ही दमकल विभाग की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। ओडिशा के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। आसनसोल में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव है। वहीं हल्दिया में आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आइए तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश से हाहाकार है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस कारण निचले इलाके डूबे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। बस्ती की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये बस्ती जिला, जहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब प्रयागराज की भी तस्वीर आप देख लें। शहर के अंदर पानी आ गया है। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी पानी घुस चुका है। वाराणसी के कई घाटों की स्थिति भी आपको बता दें, वहां पर भी गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घाटों में ऊपर तक पानी आ गया है।